इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं समय बदला पर स्वाद न बदला, महक सिल्वर। महक सिल्वर, मेरा दिलबर। पेशकश जिसमें बात करेंगे भविष्य पर संकट। यूपीपीएससी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा होने जा रही प्रतियोगी परीक्षा कराने के लिए किए गए बदलाव से भविष्य पर संकट देख प्रतिस्पर्धियों में उबाल है। इसलिए आज हम युवाओं के भविष्य से जुड़े अहम मुद्दे पर बात कर रहे हैं। युवाओं की तरफदारी करते हुए जहां भाजपा एमएलसी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है, तो वहीं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव भी लगातार प्रदर्शनकारियों के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद भी आयोग आखिर क्यों प्रतियोगियों की नाराजगी का कारण बने नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले में सुधार नहीं कर रहा है? देखिए रिपोर्ट। दिसंबर माह में परीक्षाएं कराना तय करते हुए आयोग ने आरओ परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन के तहत मूल्यांकन कराने का फैसला लिया है। हालांकि आयोग प्रतियोगियों की निजी विद्यालयों की परीक्षा केंद्र न बनाने सहित पारदर्शी मूल्यांकन व्यवस्था लागू करने का दावा कर रहा है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन प्रणाली के तहत मूल्यांकन कराने से प्रतियोगियों को हमकारी का अंदेशा है। इसलिए वह बीते 3 दिन से आयोग कार्यालय गेट के बाहर डटकर हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। आंदोलनकारियों ने कोरोना काल में पीएम नरेंद्र मोदी के आह्वान का अनुसरण कर थाली बजाकर अपनी मंशा पूरी कराने का प्रयास किया, लेकिन बात नहीं बनी। इसलिए कैंडल मार्च के साथ नाराजगी जताने के लिए आयोग के अध्यक्ष की प्रतीकात्मक शव यात्रा भी उठा चुके हैं। आयोग नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया के तहत एक फॉर्मूले पर अमल करता है। इसमें 2 अलग-अलग पालियों में आयोजित होने वाली परीक्षाओं के मूल्यांकन में समानता लाने का दावा किया जाता है। इस फॉर्मूले को इस तरह समझा जा सकता है कि मान लीजिए 7 और 8 दिसंबर को परीक्षा होनी है। 7 तारीख को परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों को औसतन नंबर 100 मिले और 8 तारीख को परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों को औसतन नंबर 110 मिलते हैं। माना जाता है कि किसी एक दिन का पेपर आसान हो सकता है और दूसरे दिन का पेपर कठिन हो सकता है। इसीलिए आसान माने जाने वाले पेपर के अभ्यर्थियों को प्राप्त अंकों में तय अंक जोड़े जाएंगे, जबकि आसान माने जाने प्रश्न पत्र के प्राप्तांकों में तयशुदा अंक कम किए जा सकते हैं। आंदोलनकारी परीक्षार्थियों का कहना है कि परीक्षा में बैठने वाले सभी परीक्षार्थियों के लिए पेपर का कठिन या आसान होने में समानता नहीं हो सकती है। नॉर्मलाइजेशन की एक अन्य प्रक्रिया में एक दिन के अभ्यर्थियों को औसत नंबर बराबर करने के लिए अंकों को जोड़ा जाता है, लेकिन अगले दिन की परीक्षा में अंक कम नहीं किए जाते हैं। प्रतियोगियों के साथ भाजपा एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह ने खड़े होने का साहस दिखाया है। उन्होंने परीक्षार्थियों के विरोध से राजनीतिक नुकसान की संभावना जताते हुए आवश्यक सुधार पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भेजा। इधर सपा प्रमुख आंदोलन के पहले दिन से ही प्रदर्शनकारी प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रतियोगियों के साथ खड़े होने का दावा कर रहे हैं। इसीलिए जरूरी हो जाता है कि विशेषज्ञों की टीम गठित कर परीक्षार्थियों की जायज मांग पूरी करते हुए आंदोलन के लिए सड़क पर बैठने के लिए मजबूर करने बजाय परीक्षा की तैयारी कराने का अवसर दिया जाए। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। जी हाँ, तो भविष्य पर संकट गहराता हुआ नजर आ रहा है। लगातार जो छात्र हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं और विपक्षी दलों का भी उसको समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। डॉक्टर मनकामेश्वर तिवारी शिक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जयप्रकाश जी पूर्व आईपीएस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेश कुमार जी सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मधुर दरबारी संवाददाता प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो स्वागत है आप सभी का। शुरुआत मधुर दरबारी जी से करते हैं। मधुर, क्या कुछ जानकारी है, फिलहाल अपडेट क्या है इस खबर को लेकर? खुशी, मैं आपको बता दूं कि इस समय लोक सेवा आयोग के ठीक सामने मैं मौजूद हूँ और मेरे साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं तो छात्रों का पूरा हुजूम यहाँ पे उमड़ा हुआ है। तीसरा दिन यहाँ पे हो चुका है, लगभग 72 घंटे पूरे होने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है जो छात्र हैं उनको कोई आश्वासन जो है ना तो
सचिव की तरफ से या लोक सेवा आयोग के अधिकारियों की तरफ से कोई मिला है और ना ही प्रशासन के प्रशासनिक अधिकारियों से मिला है। बराबर प्रशासनिक अधिकारी और जो लोक सेवा आयोग के सचिव हैं वो आकर के इसी बात को, एक दो बार की मीटिंग हुई, बाहर आए, वो निकले, उन्होंने बात की, तो उन्होंने यही कहा कि जो नॉर्मलाइजेशन है वो आप लोग के हित में है और उसको लेकर बात करिए, कॉन्सेप्ट समझिए और हमारे साथ बैठिए। और कुछ लड़कों को उन्होंने बुलाया भी, कुछ छात्रों को बुलाया, लेकिन लड़कों ने 7 तरीके से छात्र उन्होंने पूरी उसको नामंजूर कर दिया और उसको उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल भी जो है छात्रों के हित में नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ताजा अपडेट्स में जो इस समय जो ताजा अपडेट्स है उसमें करीब 11 लोग ऐसे हैं जिसमें 2 जो नामजद FIR हुई हैं और 9 करीब ऐसे लोगों को हिरासत में ले गए जो अभी अज्ञात हैं। तो इस तरीके से करीब यहाँ पे जो है इसको पॉलिटिकल इसको राजनीतिकरण करने की कोशिश की जा रही है। और आप देखेंगे तो जो यहाँ पे जो वो हुई है गिरफ्तारियां, उसको लेकर के कहा जा रहा है कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित होता जा रहा है। जो आपका जो यहाँ पे छात्र हैं वो छात्र नहीं, कुछ यहाँ पे राजनीति है, ऐसा कुछ कहने की यहाँ पे बात की जा रही है, इसको पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ यहाँ पे छात्र उपस्थित है, उनका कहना है कि ये पूरे तरीके से हमारे भविष्य से जुड़ा हुआ है और उसको लेकर के मैं आपको बता दूं तो मेरे साथ आइए आप लोग एक एक करके। सबसे पहले अपना नाम आप ये बताइए कि आप जो है 3 दिन हो गए करीब करते हुए, 72 घंटे होने वाले हैं, 72 घंटे होने वाले यहाँ पर डटे हुए हैं जी, 1 डे 1 शिफ्ट एग्जाम के लिए। हाँ। जब सब परीक्षा हम जिसमें छात्रों के लिए कंडक्ट कराई जा रही है, 6 लाख छात्र पूरा इनके विरोध में हैं, तो फिर आयोग जी हमारी मांग क्यों नहीं मांग रहे हैं? मेरे को ये बताइए जो नॉर्मलाइजेशन की बात जो कह रहा है आयोग, तो इसमें आप लोग क्या समस्या क्या है? सर समस्या ये है, ये 2 दिन में एग्जाम कराने के लिए कह रहे हैं। हाँ। 2 दिन में एग्जाम कराने के लिए सर ये नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में क्या फंडा अपनाएंगे ये सर डिसाइड नहीं कर रहे हैं। हाँ। दास प्रथा का अंत कब हुआ, पति प्रथा का अंत कब हुआ, ये कैसे डिसाइड करेंगे? दास प्रथा का अंत इसी क्वेश्चन है, पति प्रथा का अंत कब क्वेश्चन है सर, हाँ। इसी के लोग हम लोग आए हुए हैं। तो आपको इसको क्या लगता है कि इससे जो है आपको लग रहा है कि कोई पेपर टफ आएगा, कोई पेपर इजी आएगा, तो उसको लेकर के जो है जो स्केलिंग होगी एक तरीके से इसको स्केलिंग की तरह ही देखा जा सकता है, तो जो इसको बराबर किया जाएगा तो वही कहीं जो है नुकसान हो सकता है छात्रों को। सर आप जानकारी के बता दें, हाँ। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अभी 10 दिन पहले निर्णय किया है हाँ। कि बीच में कोई भी नोटिफिकेशन जारी हो जाता है तो नियम आप नहीं बदल सकते हैं। जब हाँ। खेल शुरू हो जाता है तो बीच में नियम नहीं बदल सकते हैं। तो क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय से ये आयोग ऊपर है? जी जी। आइए आप एक चीज मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो अभी सुप्रीम कोर्ट का भी इसमें जो ठीक है। हाँ, जो कोई परीक्षा अगर उसका नोटिफिकेशन हो गया तो उसको जो है बीच में जो है कुछ भी आसान चेंजेस नहीं ला सकते। इसी तरीके से लेटरल एंट्री की भी बात हो रही थी, तो उसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? और जो नॉर्मलाइजेशन की बात हो रही है इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? जी केवल अपने मुद्दे की बात करेंगे। जो हम लोग यूपीपीसीएस का स्टेट सिविल सर्विस का एग्जाम 2024 में जिसकी नोटिफिकेशन हम लोग की जारी हुई थी, ये एग्जाम मार्च 2024 में होने वाला था, पर इनकी खुद की अनियमितता के कारण ये एग्जाम ये 27 अक्टूबर को पोस्टपोन किया और 27 अक्टूबर को ये बताते हैं कि नॉर्मलाइजेशन करेंगे। हाँ। जबकि ये नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ भी नहीं था, ये लगातार जैसा पैटर्न बना हुआ था ये किए। जब भी ये पैटर्न चेंज हुआ है, चाहे वो सीसेट हुआ है, चाहे वो सब्जेक्ट चेंज हुआ है, ये हमेशा पहले से सूचित करते रहे हैं। अभी हम इन्हीं का बिजनेस रूल है, इन्हीं का नोटिफिकेशन है और ये नोटिफिकेशन कहता है कि ये जजमेंट चेंज नहीं होगा। मतलब ये जो नोटिफिकेशन का है ये बात चेंज नहीं होगी। अभी ये मैं दिखाना चाहूंगा, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है तेज प्रकाश पाठक वर्सेस राजस्थान हाईकोर्ट के लिए। दिखाई इसमें ये यहाँ अगर जा रहा हो तो, जी। और ये इसमें ये बात ये कही जाती है, सेकंड नंबर पेज नंबर 15 पे ये पॉइंट लिखा हुआ है कि बेसिस ऑफ द डॉक्ट्रिन that the rule of the game मतलब हमारा नोटिफिकेशन must not be changed during the course of the game। हमारा कोर्स ऑफ द गेम जनवरी से स्टार्ट है, मार्च में होने वाला था। मार्च में आपके फेलियर टू कि आप गेम कंडक्ट नहीं करा पाए, जुलाई में गेम कंडक्ट नहीं करा पाए, देन अक्टूबर में गेम नहीं कंडक्ट कर पाए, तो आपके फेलियर के कारण आप खिलाड़ियों के साथ भेदभावपूर्ण रणनीति नहीं अपना सकते। आप नॉर्मलाइजेशन जो कि एक स्केलिंग का ही छद्म रूप है, आज तक आप स्केलिंग का जवाब हाईकोर्ट में नहीं दे पाए और स्केलिंग के विरोध का क्योंकि आप जवाब नहीं दे पाए थे, अपने सब्जेक्ट को हटाया था, कल को आप नॉर्मलाइजेशन करेंगे। आप एक चीज बताइए कि जो ये कुछ भी है तो लोक सेवा आयोग संवैधानिक संस्था है, एक ऑटोनोमस बॉडी है, इसको लेकर के आप क्या आपको लगता है कि इसमें इंटरफेयर करना ठीक है? सर ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, ये कोई ये 5 जजेस की जजमेंट है, ये 5 जजेस का इसमें है सिग्नेचर। ये लॉ है न कि रूल है। ये संवैधानिक जब लॉ है तो संविधान की एक संस्था ये भी है, आर्टिकल के तहत बनी है, ये भी संविधान का लॉ है। तो क्या बताइए, भारत का सुप्रीम कोर्ट ही एक्सप्लेन करता है कि हमारा राइट क्या होगा, या संविधान का वो संरक्षक करता है कि
क्या ये संविधान से ऊपर हो गए हैं? और इसमें आर्टिकल 14-16 की बात होती है, ये हम लोग का मेंटेनेंस क्या, हम ये चाहते हैं कि हम लोग हाई कोर्ट में जाएं, फिर हम एक मेंटेनेंस रिट अप्लाई करें और फिर ये मामला कैंसिल हो और 2-2.5 साल तक यही चलता रहे। ऑलरेडी लड़के 2-2.5 साल 3 साल कोरोना ठीक है, वापस आएंगे आपके पास मधुर दरबारी, रुक जाइएगा। जयप्रकाश जी का रुख कर लेते हैं। जयप्रकाश जी, जिस तरीके की असंवेदनशीलता प्रशासन द्वारा दिखाई जा रही है, सबसे पहले तो इस पर क्या कहना है? लाठीचार्ज हो रहा है, गिरफ्तारी की जा रही है, ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं है क्या? नहीं, देखिए, ये दोनों संवेदनशील मुद्दे हैं। एक शांति व्यवस्था का मुद्दा भी संवेदनशील है और दूसरा बच्चों के भविष्य का मुद्दा भी संवेदनशील है। पुलिस ने वहां किन परिस्थितियों में लाठीचार्ज किया, ये चूंकि मुझे जानकारी नहीं है, इसलिए मैं कोई जल्दबाजी में इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। कोई न कोई ऐसी बात जरूर रही होगी कि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा होगा। अब किया नहीं किया ये तो न्यूज का विषय है, लेकिन सड़क पे या कहीं भी व्यवस्था बनाए रखना पुलिस की जिम्मेदारी है। उस व्यवस्था बनाने में कहीं कोई दिक्कत हुई होगी तभी बल प्रयोग होता है, वरना किसी शांतिपूर्ण प्रदर्शन में बल प्रयोग नहीं होता है। अब वहाँ क्या परिस्थितियां थी, इसलिए वहाँ के किसी अफसर से टिप्पणी ली जाए तो ज्यादा उपयुक्त होगा। ठीक है, नरेश कुमार जी, बच्चों का भविष्य संकट में, जहां लगातार उनके द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है मांगों को लेकर, तो वहीं लाठीचार्ज भी हो रहा है, वहां पर हम देख रहे हैं कि किस तरीके से गिरफ्तारियां हो रही हैं। देखिए मैम, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ये देश का भविष्य है और देश के भविष्य पर इस तरह लाठीचार्ज और ये बल का प्रयोग नहीं होना चाहिए। अब वह कहीं ना कहीं अपने भविष्य के बारे में चिंतित हैं, तभी आज वह रोडों पर उतरे हुए हैं। और ये जो परीक्षाओं का कहेंगे, तो परीक्षा एक विश्वसनीयता एक अहम मुद्दा है। तो परीक्षा जो छात्रों की मांगे हैं उसे संवेदनशीलता से सुनना चाहिए, उस पर विचार करना चाहिए, उसका समाधान करना चाहिए। क्योंकि ये जो परीक्षा को 2 पारियों में 4 पारियों में करने की बात कर रहे हैं, अगर हम अपने देश में राजनीतिक पार्टियों की बात करें, अपने देश की सरकार की बात करें, तो 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करते हैं। तो 1 नेशन 1 इलेक्शन जब आप एक बार में करने की बात करते हैं, महाराष्ट्र में 288 सीटों पर एक बार में चुनाव हो रहा है, तो क्यों नहीं इसमें भी ऐसे इन बच्चों के परीक्षा जो मधुर दरबारी जी को म्यूट करिए पहले तो। में लगनी है, उतरे में इनका होना चाहिए। मधुर दरबारी जी, सबसे पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अपने आप को म्यूट करिए। ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जब महाराष्ट्र में चुनाव में एक ही पारी में 288 सीटों पे इलेक्शन हो जाते हैं, जो पहले कभी नहीं होते थे, और आज ये परीक्षार्थी जब एक पारी में मांग कर रहे हैं कि एक पारी में, कहीं ना कहीं अंदेशा है क्योंकि पेपर लीक की समस्या और ये सब बढ़ती जा रही हैं। 2016 में जो पेपर लीक की समस्या थी वो 5 साल तक पेंडिंग रही। तो बच्चों के भविष्य से चिंतित रहे बच्चे, कल को देश का भविष्य है और ये इन्होंने संभालना है प्रशासनिक व्यवस्था को, तो इसीलिए चिंतित है। तो इनकी बात संवेदनशीलता सुनकर इनका समाधान किया जाना चाहिए। बिल्कुल। मनकामेश्वर तिवारी जी, शिक्षा विशेषज्ञ, हमारे साथ है क्या? मनकामेश्वर जी, आवाज आ रही है आपको? ठीक है, मनकामेश्वर जी हमारे साथ नहीं है। मधुर दरबारी जी, लोगों से बातचीत करिए कि क्या किसी तरीके का कोई आश्वासन दिया जा रहा है, और ये जो लाठीचार्ज हुआ वो किस बेसिस पे हुआ? जी जी जी, आ रही है। हाँ, मेरी आवाज आ रही है निशा आपको? जी 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 हाँ, तो मैं आपको बता दूं कि आंदोलन जब शुरू हुआ था तो उसी समय जब सारे छात्र जो है बैरिकेडिंग तोड़ करके अंदर भागे थे, तो उस समय हल्का फुल्का लाठीचार्ज जरूर हुआ था यहाँ पे। लेकिन उसके बाद से मैं आपको बता दूं कि छात्र यहाँ पे फिर से शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पे अपना आंदोलन कर रहे हैं। 72 घंटे हो जाएंगे और उसके साथ साथ पूरी रात यहाँ पे जो बच्चे सब सोए हैं अपने भविष्य को लेकर के, सब चलिए ठीक है, वापस आएंगे आपके पास मधुर और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उससे पहले बिहार के दरभंगा आपको ले चलते हैं, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। ठीक है, सुनाते हैं आपको प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं, लेकिन उससे पहले ब्रेक के लिए रुकेंगे।
देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बात कर रहे हैं भविष्य पर संकट। मनका विश्व तिवारी शिक्षा विशेषज्ञ के हमारे साथ जुड़े हुए। मनका विश्व जी, सबसे पहले तो क्या कुछ कहना चाहते हैं इस पूरे प्रकरण को लेकर, जिस तरीके से छात्रों द्वारा लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है, लाठीचार्ज हो रहा है, गिरफ्तारी हो रही है, साथ ही साथ उनकी जो मांगे हैं उनको कैसे देख रहे हैं? ये आंदोलन चल रहा है, ये जो संस्था के प्रति उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, वो कहीं न कहीं ये दिख रहा है कि आज वो भी संदेहास्पद स्थिति में पहुंच चुका है। और एक तो सभा में बैठे हुए प्रधान है, इन्होंने विद्या के जो मूल अर्थ था उसको एकदम त्याग किया है, विनम्रता से एकदम भूल जा चुके हैं। 3 दिनों से छात्र जो है लगातार आंदोलनरत हैं, लेकिन इनके कान पर जू तक नहीं रेंग रही है। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर छात्र आंदोलन किस लिए कर रहे हैं। और ये जो इनके ऊपर बैठे हुए लोग हैं, उनको 3 दिनों में किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति के द्वारा अभी तक इसके ऊपर कोई वक्तव्य नहीं आया है कि छात्र आंदोलन कर रहे हैं, इसलिए क्या करना चाहिए। छात्रों का इस संस्था के प्रति जो विश्वास था वो आज डगमगा रहा है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो अपनी स्थिति थी, अपने गरिमा थी, उसको कहीं न कहीं खो रहा है। और उसके सामने जो जमावड़ा छात्रों का लगा हुआ है, ये उनकी व्यवस्था के ऊपर चिन्ह लगा रहा है। और छात्रों ने तो प्रभु राम के आदर्श पर चलना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि ये लोग बिना मानक जलक जल गए, 3 दिन बीत गए हैं। अब आगे आंदोलन और बड़ा होने वाला है और बिना भय के ये लोग इस पर सुनने वाले नहीं हैं। हमारा तो यही मानना है कि अब तो आयोग को सोच लेना चाहिए और 3 दिन के बाद इस पर छात्रों की मांग को मान लेनी चाहिए। जी बिल्कुल, क्या इसमें कुछ ऐसा है जिसका विरोध किया जाना चाहिए? मैं ये समझना चाहूंगी आपसे। जी बिल्कुल, जो परीक्षा ये आयोजित करवाना चाह रहे हैं 2 दिनों में, अलग अलग शिफ्टों में, 4 शिफ्ट में, चारों के पेपर में जो प्रश्न आते हैं, ये कोई गणित का पेपर तो है नहीं कि 2 + 2 4 इसमें हो गया और 4 + 4 8 में हो गया। इसमें जो विषय है आपके इतिहास में और अर्थशास्त्र में, सारे प्रश्नों का जो महत्व है, कौन किससे अधिक है, कौन किससे कम है, ये डिसाइड नहीं कर सकता आयोग। तो चारों शिफ्ट में कौन सा प्रश्न अधिक महत्वपूर्ण रहा और अधिक कठिन रहा, कौन सरल रहा, इसमें बहुत कठिनाई होगी। इसलिए इनको एक ही शिफ्ट में पेपर कराना चाहिए। 4 में कराने का कोई औचित्य नहीं और कोई प्रासंगिकता भी नहीं बन रही है यहाँ पर। ठीक है, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मधुर दरबारी का रुख कर लेता है। मधुर, यहाँ पर जरा छात्रों से बात करिए, उनका क्या कुछ कह रहा है, क्या किसी तरीके का कोई आश्वासन मिला है? जी जैसे कि आप लोग प्रशासनिक अधिकारी जो आपके आए थे, डीएम आए थे यहाँ पे, उसके साथ साथ जो है सचिव महोदय भी आए थे, तो उनसे क्या उन्होंने क्या अभी तक तो कोई ऐसा आश्वासन आप लोग को दिया नहीं है, तो उस बारे में आगे अब आप लोग क्या रणनीति और क्या बात हुई इस बारे में बताइए। यहाँ पर डीएम आए थे और एसपी आए थे, तो हम लोग की बात यही है कि हमें 1 शिफ्ट 1 डे एग्जाम चाहिए। हमें न तो प्रशासन से दिक्कत है, न तो मुख्यमंत्री से दिक्कत है, हमें केवल नॉर्मलाइजेशन से दिक्कत है। नॉर्मलाइजेशन कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है कि जिसे ये लोग कंट्रोल कर सके। नॉर्मलाइजेशन में जिसका 10 नंबर कम है वो भी 10 नंबर आगे बढ़ सकता है, जिसका 10 नंबर ज्यादा है वो 10 नंबर कम हो सकता है। मैं उसकी मार 2 बार से लगातार झेल रहा हूँ, मेरे पास प्रूफ है, मैं उसको भी दिखा सकता हूँ। नॉर्मलाइजेशन किसी भी स्तर पर नहीं कर सकते, कोई भी क्वेश्चन सभी अपने आप में हार्ड होता है, जो जिसको आ रहा है वही सरल लगता है। बताइए आप क्या कहना चाहेंगे, जो नॉर्मलाइजेशन पे लेकर के जो बवाल चल रहा है उसको लेकर के क्या जैसे कि अभी लोक सेवा आयोग के सचिव का कहना है कि भाई आप लोग बैठिए, उस कॉन्सेप्ट को समझिए कि क्या है। वो कह रहे हैं कि आपके हित में लेके आए, हम आपके विरोध में नहीं लाए, तो इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे, कहाँ तक ये जो है सही है? मैं आपसे बताऊं कि जैसे लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष रखना है नॉर्मलाइजेशन के लिए कि हमारे हित में है, तो मैं एक सवाल ये पूछता हूँ उससे कि अगर ये हमारे हित में है तो आप मुझे बताएंगे कि
जब बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि हमें नॉर्मलाइजेशन नहीं चाहिए, तो ये भी तो उनके हित में है। अगर कोई कह रहा है, मैं आपसे एक सवाल सीधी सी मैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से प्रश्न पूछता हूँ, के साथ दिखा सकते आप मुझे ये बताइए कि जैसे ये जो एग्जाम होता है पीसीएस का, किसके लिए होता है? बच्चों के लिए होता है। उत्तर प्रदेश के जो बच्चे हैं शामिल हो रहे हैं, तो यहाँ हम सामान्यतः अपने घरों में क्या देखते हैं कि जैसे जिन बच्चों को भूख लगी है, तो हमारे परिवार के लोग क्या करते हैं, हमारे परिवार के लोग पूछते हैं कि आप क्या खाना खाओगे, आप क्या खाना खाओगे? तो हम जो भूखा होता है बताता है कि आप रोटी सब्जी बना दीजिए, रोटी सब्जी। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि वो हमने कहा कि हमें रोटी सब्जी चाहिए और आप कह रहे हो कि नहीं लो दाल भात चावल खाओ, दाल भात चावल खाओ, चावल दाल, ऐसा तो है नहीं। जब भाई हम एग्जाम देंगे, हम बच्चे हैं, हम परीक्षार्थी हैं, हम कह रहे हैं कि हमें नॉर्मलाइजेशन नहीं चाहिए। जब हमें नहीं चाहिए तो आप हमसे जबरदस्ती क्यों थोप रहे हो? हम पेपर देंगे, हम एग्जाम में बैठेंगे, हम सिलेक्शन लेंगे, तो आप अपनी बात क्यों जबरदस्ती हम पे थोप रहे हो? उनका कहना है कि इससे पेपर लीक हो जाता है, पेपर लीक को रोकने के लिए इस तरह की व्यवस्था की जाती है। सर देखिए, मैं आपसे बताऊं, इनका जो ये कहना है कि पेपर लीक हो जाता है, इस मुद्दे पे आपने बहुत अच्छा सा प्रश्न किया है। अब पेपर लीक का मामला आरओ में जब इनका पेपर लीक हुआ, बड़े लेवल पे करप्शन हुआ था, तो करप्शन के बाद इन्होंने पेपर को रद्द किया। ये दोबारा री एग्जाम उसका हो रहा है, यूजीपीसीएस का उसी समय था तो पोस्टपोन्ड किया गया है पेपर लीक। इन्होंने कहा कि पेपर लीक नहीं होना चाहिए, इसलिए हम 2 शिफ्ट में आपका पेपर लेंगे, 2 दिन में लेंगे। तो यहाँ प्रश्न उठ रहा है कि आप नॉर्मलाइजेशन 2 शिफ्ट में जीएस का पेपर लोगे, आप 2 सीटेट का पेपर। मधुर वापस आएंगे। अमिताभ ठाकुर पूर्व आईपीएस भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमिताभ ठाकुर जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। और ये जो प्रकरण चल रहा है जहां पर छात्रों के भविष्य पर संकट गहराता हुआ नजर आ रहा है, या जिस तरीके से नॉर्मलाइजेशन एक विवाद की बड़ी वजह बनता हुआ नजर आ रहा है, कैसे देख रहे हैं इस पूरे प्रकरण को? देखिए, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, यह जो पूरा मामला है, अभी मैं जो छात्र हैं उनकी बातें सुन रहा था, यह पूरा मामला निश्चित रूप से राज्य सरकार यानी आदित्यनाथ जी के अधीन जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसकी जो नीयत है बेईमानी की और गुनाह की, मैं सीधे सीधे उससे जोड़ता हूँ। आयोग को मैं इसमें कुछ नहीं मानता हूँ। आयोग का कोई अपना वजूद नहीं है। आयोग में जो चेयरमैन बैठाए गए हैं वह गोरखपुर के हैं, वह एक कस्टम अफसर थे, उनको अभी सेवा में थे, उठा के ले आया गया, उनको चेयरमैन बना दिया गया। जाहिर सी बात है कि वह उतना ही कहेंगे, उतना ही देखेंगे, उतना ही जानेंगे, उतना ही समझेंगे जितना श्री आदित्यनाथ जी उनको निर्देशित करेंगे। मैं इस पूरे प्रकरण को स्पष्ट रूप से 5 कालिदास मार्ग कहिए या पंचम तल कहिए, उससे संचालित कार्यक्रम मानता हूँ। कल मैं प्रयागराज गया, मुझे छात्रों से नहीं मिलने दिया गया, मुझे रोक लिया गया। उस दौरान कुछ छात्र मेरे पास आए, जो बात अभी हो रही थी, आपके साथी ने, मधुर दरबारी जी ने जो बात पूछी, मधुर जी ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि भाई आपको दिक्कत क्या है, और छात्रों ने मुझे एक बहुत ही वाजिब उत्तर दिया। अभी उन्होंने यह कहा कि जैसे ही यह यंत्र उन्हें दे दिया जाएगा नॉर्मलाइजेशन का, वैसे ही गुनाह का पिटारा खोल देंगे, क्योंकि लाखों लाख बच्चे हैं, मन माने ढंग से किसी के 20 नंबर को 25 कर देंगे, किसी के 20 नंबर को 18 कर देंगे। आप लड़ते रहिए। जो आप शब्द कह रही है भविष्य पे संकट, तो एक बार गुनाह कर दिया, यह हकीकत है कि सरकार एक बार गुनाह कर देती है, लड़ने वाले को 20, 25, 30 साल लग जाते हैं, वो लड़ते रहे, यहाँ से लेके सुप्रीम कोर्ट तक। एक आज तो लड़के जुटे हुए हैं, कल मैं कहाँ तक लड़ूंगा? मुझे हर मुकदमे के लिए वकील चाहिए, फीस चाहिए। सरकार के पास मोटे मोटे वकील हैं, लाखों करोड़ों में खर्च कर सकती है। तो जहां नॉर्मलाइजेशन का ये औजार इनको दे दिया गया, वहीं गुनाह का रास्ता खुल गया। और ये इसीलिए इतने व्याकुल हैं नॉर्मलाइजेशन के लिए। हमें नहीं चाहिए। दूसरी बात आपको कहूं मैं कि वो मैंने पूछा, वो बताया कि और मुझे लॉजिकल भी लगा, जिस समय ये चाहे, अभी ये शायद 41 या कितने जिलों में एग्जाम कर रहे हैं, 75 जिलों में करा के केंद्रों की संख्या बढ़ा के बहुत आसानी से परीक्षा करा सकते हैं। लेकिन चूंकि इनके मन में गुनाह है, और मैं इस गुनाह को पंचम तल से अमिताभ जी, इस बार जानकारी ये भी मिल रही है कि कुछ परीक्षा केंद्र ऐसे भी बनाए गए हैं जिन पर कई आरोप लग चुके हैं, जिनके प्रिंसिपल बाबू जेल की हवा काट कर आ रहे हैं अभी। अब देख लीजिए,
ये बात मुझे नहीं मालूम थी। आप कह रही है एक तो इसको कहिए करेले पे नीम चढ़ा, जिसको हम लोग के यहाँ कहावत है, और कोड में खाद जिसको बोलते हैं। कि एक तो उन्होंने सीमित संख्या रखी है, उसमें भी चुन चुन के चुनिंदा सेंटर बनाए हैं। मेरा निष्कर्ष मात्र ये कहना है, मुझे स्पष्ट रूप से आरोपित करना है, मैं इसमें आयोग को कुछ नहीं मान रहा हूं, आयोग की कोई गलती नहीं मान रहा हूं, क्योंकि वो तो खुद खिलौना है, एक टूल है, एक यंत्र है। यह पूरा सब कुछ शासन मात्र से संचालित हो रहा है, और मैं इसको मुख्यमंत्री कार्यालय से संचालित एक कृत्य, एक कार्य, एक षड्यंत्र मानता हूं। भले ही छात्र, आपको याद होगा कुछ दिन पहले 2 भर्तियां ऐसी ही आई थी, दोनों भर्तियों में मुख्यमंत्री कार्यालय ने इसी प्रकार से, वहां भी बेईमानी हुई थी, भारी बेईमानी, लेकिन चूंकि चुनाव सर पे था, अतः वो अपने अपने हाथ पांव जब फूलने लगे तो इन्होंने भर्तियां कैंसिल कर दी। रोज भाषण देते हैं कि हम बिना किसी भ्रष्टाचार के भर्ती करा रहे हैं। आखिर वो 2 भर्तियां, उसमें एक इसी का था, आयोग का था, और एक यहाँ के सिपाही भर्ती का था। 2 भर्तियां तो इन्होंने खुद स्वीकारी कि हमने भ्रष्टाचार किया है। यह पूरा भ्रष्टाचार केवल सरकार द्वारा अनुप्राणित है और सरकार के मुखिया के स्तर से अनुप्राणित है, अन्यथा यह संभव नहीं था कि भ्रष्टाचार दर भ्रष्टाचार यह सरकार करती रहे। यह किसी स्थिति में संभव नहीं था, यह मेरा स्पष्ट आरोप है। और जो तथ्य है, मेरा मानना है कि वो उसी की ओर इंगित करते हैं। छात्रों का भविष्य चूल्हे भाड़ में जाए, इनको सिर्फ अपने भ्रष्टाचार से मतलब है, ये मेरा स्पष्ट और खुला आरोप है। हाँ बिल्कुल, आजमगढ़ के ही 5 ऐसे केंद्र, 244 केंद्रों में 5 ऐसे केंद्र जहाँ के प्रिंसिपल बाबू जो हैं वो जेल की हवा खा चुके हैं। और इस तरीके में कहीं ना कहीं देखिए, जाहिर है कि शुचिता पर सवाल उठने तय है। आप मिलकर आए हैं छात्रों से और आपने बताया कि कैसे वो पीड़ा में है, लेकिन आगे क्या? आगे की स्थिति तो रास्ता साफ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। देखिए, मैं फिर वही कहूंगा, जैसे मैं पुलिस में रहा, पुलिस का मेरा जो अनुभव है कि जहां भ्रष्टाचार, देखिए जब दरोगा एक बार पैसे खा लेता है, उसने मान लीजिए किसी से पैसे खा लिए, तो वो एड़ी चोटी की जोड़ लगा लेता है, अटस से मस नहीं होता। वो दुनिया के सारे सिद्धांत और कानून बतियाने लगता है, क्योंकि पैसा बोलता है। इस मामले में भी चूंकि पैसा बोल रहा है, अतः ये चीख चीख के रह जाएं। समस्या यही आ जा रही है कि इतने लाखों छात्रों का भविष्य सरकार के लिए कोई मायने नहीं रख रहा है, भ्रष्टाचार सर्वोपरि हो जा रहा है। निश्चित रूप से मेरी यह इन छात्रों से आपके माध्यम से यह गुजारिश है, कल मैंने जो छात्र मिले थे उनको भी कहा था कि सरकार से आस रखने के साथ साथ इन्हें न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाना चाहिए। आमतौर पर जनहित का मामला इसीलिए नहीं बनेगा क्योंकि सरकारी नौकरी में जनहित नहीं मानते हैं सामान्य तौर पे, आमतौर पे, लेकिन यह प्रभावित छात्र हैं। इन्हें चूंकि सरकार, और विशेष करके यह सरकार वह सरकार जो बुलडोजर जैसे गुनाह कर सकती है, खुलेआम रोज फर्जी एनकाउंटर कर सकती है। अब बताइए, इन छात्रों पे बेचारे वहां बैठे हैं, ऊपर से इनको मुकदमा। एक तो बेचारों की बाजी मांग आपने नहीं मांगी, आपने फर्जी मुकदमा कर दिया, तीसरा आपने इन पर लाठीचार्ज किया। तो मैंने उन छात्रों से भी गुजारिश की थी, आपके जरिए भी मैं अनुरोध कर रहा हूँ, यह कोर्ट का भी रुख करें। प्रयागराज में ही हाई कोर्ट है, ये वहां भी दरवाजा खटखटाएं। बिल्कुल, उम्मीद करूंगा। न्याय की लड़ाई कैसे लड़ते हैं ये देखना होगा। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और मुद्दे की बात पे बात कर रहे थे, भविष्य पर संकट। जिस तरीके से प्रयागराज में छात्र जो हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, वो नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ है और उनका साफ तौर पर कहना है कि हम नॉर्मलाइजेशन नहीं चाहते हैं और सरकार हमारी मांगों को माने। फिलहाल लगातार ये कहा जा रहा है कि अब वो शायद न्यायालय का रुख कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से सरकार उनकी बात को नहीं सुन रही है, उन्हें न्यायालय का दरवाजा ही खटखटाना पड़ेगा। के न्यूज की खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं समय बदला पर स्वाद न बदला, महक सिल्वर। महक सिल्वर, मेरा दिलबर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का